चलिए मैं आपको आज गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताता हूँ। क्या होता है, क्या समझते हैं गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या समझते हैं आप। देखिए, जब कभी भी दो पिंड या दो बॉडी, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक दूसरे के लिए, ठीक है, ये पिंड ए है, ये पिंड बी है, जब कभी भी इन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए एक बल कार्य करे, ठीक है, जिस बल का नाम है क्या, आकर्षण बल। तो जब आपस में ये आकर्षण बल कार्य करता है ना, तो यही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, इसी को गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो ए और बी, जो बॉडी ए यहाँ पे था, बॉडी बी यहाँ पे था, अब आपस में क्या होगा, एक कंडीशन बनेगा, वो बनेगा ए बी, ये आपस में से चिपक जाएंगे। ये क्यों चिपक रहा है, तो मतलब आकर्षण बल के कारण। एक दूसरे कॉन्सेप्ट में याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी की सभी वस्तुएं, ठीक है, अगर आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, या कोई वस्तुएं अगर आपस में आकर्षित कर रही, तो वह कैसी प्रक्रिया है, क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया होगा। आंसर आप लेना, व्यापम पूछ चुका है इसीलिए इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं। वो क्या होगा, प्राकृतिक प्रक्रिया होगा। ठीक है, इसे आप और हम नहीं करते, ये ज़मीन से ही या धरती या नेचुरल से ही वो प्रक्रिया होता है, जो आपस में दो पिंडों को आपस में आकर्षित करके एक पिंड बना देता है, नया पिंड जोड़ करके। ठीक है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो आकर्षण बल के कारण काम करता है, जो कि कैसी प्रक्रिया है, तो एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आसानी से इसको समझते हैं। ठीक, दो पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ पे भी देखो वही आकर्षण बल आपको काम करते हुए देखने को मिल जाएगा। आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्व का आकर्षण कहते हैं। या सभी भौतिक वस्तुएं, सभी जितने भी फिजिकल कहना चाहिए कि क्वांटिटीज़ है, वस्तुएं हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। या क्या है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया, जो कि समझा चुका हूँ मैं। आप और हम में जादू तो है नहीं कि आपस में से जोड़ दें, वो सब ट्रिक होता है, कोई जादू उदू नहीं होता है, सब जो है नज़रबंद होता है, ट्रिक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल को किस प्रकार से आप समझा सकते हो, किस प्रकार से गणितीय रूप से लिख सकते हो। हालांकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल को गणितीय रूप में लिखो, गणितीय मेथड में लिखो। अगर ऐसा आएगा तो आप याद रखना, क्योंकि अब ये गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, बल के बारे में पूछ रहा है। मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण के फोर्स जो लग रहा है, आपस में जो बल लग रहा है, उसके बारे में फार्मूला पूछेगा आपको। तो बताना है आपको, यहाँ पे टोटल कहना चाहिए कि 3 चीज़ों का यहाँ पे खेल है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ए फोर्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो जी है ना, ये गुरुत्वाकर्षण का नियतांक के कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 6.67 × 10⁻11। हालांकि ये क्वेश्चन को नहीं पूछेगा आपको कि गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला बताओ। अगर आपको पूछता है तो याद रखना, जी का वैल्यू, जी एक कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, ये कभी नहीं चेंज होगा। नियतांक मतलब फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट। तो जी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, देख रहे हो, और m1 m2 दो द्रव्यमान, दो वस्तुओं का जो वजन है, जो भार है, जो द्रव्यमान है, आपस में उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। m1 × m2, यहाँ पे इंटू है, बटे r2 कितनी दूरी तक की चीज़ों को खींच रहा है। इसलिए क्या किया है, जो भी दूरी होगी दोनों के बीच में, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी को, ये r1 है, r2 है, मान लो उदाहरण के लिए समझा रहा हूं मैं। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, जो सेंटर पड़ रहा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच की दूरी के बीच में मध्य बिंदु ये पड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को यहाँ पे r² से क्या किया है, इन दोनों के बीच को, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में जो दूरी है वो r² के रूप में नोटेशन यहाँ पे दिया है। तो याद रखना, जी जो है एक नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो ग्रेविटेशनल फोर्स का। m1 m2 दोनों का द्रव्यमान है, भार है, दो अलग अलग वस्तुओं का, दो पिंडों का। ठीक, ये दो पिंडों का, और r क्या है, तो दूरी है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ऐसे फार्मूले तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आ गया तो दिमाग रखना है। ठीक है, इतना ही है बस। अब आगे अपन चलते हैं, इसमें कुछ चीज़ों को देखते हैं। ये क्या चीज़ है, कैसे अपने ऊपर खींच रही है। तो देखिए, गुरुत्व बल क्या होता है, एक आकर्षण बल होता है, जिसको बता चुका हूँ, जिसमें पृथ्वी क्या करती है, किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जो पृथ्वी का जो सेंटर है, समझ लो, वो क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। हम तो ऊपर में रहते हैं ना पृथ्वी के, इसीलिए वो अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचने का प्रयास करती है। तो आप याद रखना, ये सब कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको पूछा जाएगा गुरुत्व बल क्या है, तो आकर्षण बल बताना। क्या ऐसा होता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को कहाँ खींचती है, तो अपने केंद्र की ओर खींचती है। वो लिखेगा, अगल खींचती है, बगल खींचती है, ऊपर खींचती है, नीचे खींचती है,
इधर उधर दुनिया भर का डालेगा, लेकिन याद रखना पृथ्वी क्या करती है, किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, अब देखना इसमें टर्म आता है जब कोई चीज़ को खींचा जाएगा, समझना अब। ठीक है, अब हमने जान लिया कि ये जी क्या है, जो जी है, देखिए अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बारे में देख लिए कि जो बल होता है आकर्षण बल लगता है। अब अपन ये देखेंगे जब वो आकर्षण बल लगेगा, मतलब जब पिंडों को आपस में खींचा जाएगा तो ये पिंड क्या करेंगे, त्वरण करेंगे ना। मतलब मान लीजिए ये पॉइंट नंबर ए पे है, उदाहरण के लिए पॉइंट नंबर ए पे है, तो ये त्वरित होकर यहाँ पे आएगा, A1 पे आ जाएगा, इसी का स्थान यहाँ पे आ जाएगा। ये बी पे है तो ये B1 पे आ जाएगा, अर्थात ए और बी जब आपस में मिलेंगे तो त्वरण कर रहे हैं ना, ये ए जो है A1 तक त्वरित कर दिया। त्वरण मतलब क्या, तैर रहा है, वो यहाँ तक खिंचा रहा है, बी यहाँ से खिंचा के यहाँ आ गया। तो इसको ना स्मॉल जी से, त्वरण को स्मॉल जी से यहाँ पे समझाने के लिए अब देखना एक टर्म आएगा, ठीक है, वो सब हेल्प करेगा। देखिए कैसे, है ना, त्वरण जो है उसको गुरुत्व त्वरण या गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। देखिए गुरुत्व के कारण जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है हमको जो मिल रहा है, तो गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, समझना, जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो क्या करते किसी वस्तु को आपस में आकर्षित कर रही है, तो उसी के कारण, उस गुरुत्व के कारण जो पृथ्वी के केंद्र की ओर हमको खींच रही है, तो उससे एक त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उसे गुरुत्व जनित त्वरण या जी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण वो त्वरण हो रहा है। कोई बॉडी यहाँ पे थी, ए पे थी कोई बॉडी, वो भाग के कहाँ चली गई, A1 चली गई। कोई बॉडी बी पे थी, वो भाग के इधर आके कहाँ पे आ गई, B1 पे आ गई। अर्थात पॉइंट चेंज हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ना वस्तुओं का, ये बॉडी इधर भाग रहा है, ये बॉडी इधर आ रहा है, आपस में बैठ रहे हैं, यही क्या है, त्वरण है। तो गुरुत्व जनित त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो आपस में खिंचा गया। और इसका मन क्या होता है, याद रखना बेटा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, जब किसी चीज़ पर मैं ज़्यादा बल दूँ तो आप जान लेना उसको पूछा गया है, आपको पूछा जाएगा कि इसका जी का गुरुत्व जनित त्वरण का वैल्यू क्या होता है, तो आपको 9.81 ये दिमाग में रखना है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सेकंड वर्ग। तो जी की वैल्यू आपको पूछा जाएगा, जी की वैल्यू क्या किया जाएगा, जी की वैल्यू आपसे पूछा जाएगा कि जी की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी। मतलब जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, समझ लो, उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो उसको जी का जो क्या होगा, गुरुत्व त्वरण का, है ना, तो त्वरण का क्या होगा, ग्रेविटी जो यहाँ पे आ रहा है जी, तो जी जो है यहाँ पे उसका वैल्यू पूछा जाएगा 9.8। कई जगह 9.81 लिखा रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू अगर पूछा जाए तो 9.8 आप यहाँ ये इस स्थिति को रखना, 9.81 लिखा रहता है। ठीक है, ये है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जी का वैल्यू है। आपको पूछा जाएगा जी की वैल्यू बताइए, और ये ना केवल कहना चाहिए कि साइंस में, बल्कि ये हर जगह आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ों का डेटा है, बेसिक चीज़ों का वैल्यू है। अब देखना, अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि वायुमंडल के ऊपर कहना चाहिए कि एक क्वेश्चन आता है, कैसे, देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, जो गुरुत्व बल है जो खींच रहा है, तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित रहता है। अगर आपको पूछा जाएगा कि वायुमंडल क्यों उपस्थित रहता है, क्योंकि मैं तुमको बताया हूँ ये जो पृथ्वी है सेंटर में सारी वस्तुओं को खींचती है ना, और हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो ऊपर की सारी चीज़ों को क्या करती है, खींचने का कोशिश करती है। इसीलिए याद रखना, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके कारण पृथ्वी पर वायुमंडल रहता है, तो गुरुत्व के कारण। गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के कण जो है पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा पाते। इसी के लिए जो वायुमंडल के कण होते हैं, जो बादल उदल आप देखते हो, है ना, वो सब जो है वायुमंडल के कण होते हैं, आपस में चिपके रहते हैं, और इसी गुरुत्व के कारण चिपके रहते हैं, और वो छोड़ के नहीं जाते। हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा, वह बारिश वारिश होने वाली रहती है तो पानी चलते हुए ऐसा आपको महसूस हो जाएगा। ये सब क्या है, तो ये सब गुरुत्व के कारण है। गुरुत्व के कारण ही, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये चीज़ें आपस में आपको टहलती हुई, चलती हुई दिखती है, कभी वो छोड़ के नहीं जाती पृथ्वी को, याद रखना। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, है ना, उसको भी देखना है। चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, ये देखेंगे आप। तो चंद्रमा पर जी के मान जब भी पूछेगा तो ये आप लेंगे 1/6, ठीक है, 1/6 भाग जो है जी का मान होता है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण जी का मान, जो गुरुत्वीय त्वरण है, जो गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण हो रहा है, एक स्थान से किसी वस्तु का यहाँ पे त्वरित हो जाना, इस जगह पे आ जाना। मान लो ये बी है तो ये B1 मैं नाम दिया हूँ समझाने के लिए। तो इस जगह से वो चल के जो यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, गुरुत्व त्वरण हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण के कारण वो त्वरित हो रहा है, बह रहा है, ठीक है, वो खिंचा रहा है उधर, तो
तो चंद्रमा पर, मून पर अगर आपको पूछे कि चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का 1/6 होगा। पृथ्वी पे जो भी कहना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, उसका आपको 1/6 भाग लेना है, मार देना आप, ठीक है। 9.81 है, मान लो 9.8 है, तो उसको क्या करना है, आपको 1/6 से मल्टीप्लाई कर लेना है ना। आप ऐसी दिमाग में समझ लो कि इतना हमारे पास में गुरुत्वीय त्वरण है, अपने पृथ्वी पर समझ लो, तो उसको चंद्रमा पर 1/6 से अपन को क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो वहाँ से 1/6 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे छठा से, तो वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का, ये चीज़ केवल टीचर सिर्फ व्यापम पीएससी में नहीं, हर एक पेपर में साइंस का क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ें पूछा जाता है, तो ये बननी चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण का कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं। गेंद वेंद को जब गिराते हैं तो एक साथ गिरता है कि अलग अलग समय पे गिरता है, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे डील करूँगा। कैसे, देखो चीज़ों को समझो, अब समझना। मान लीजिए मैं ऊपर में खड़ा हूँ, किसी ऊपर में, मैं यहाँ पे एक बॉल ए गिराया। ये बॉल ए जो है, ये बॉल किस है, मान लो वुडन का या लकड़ी का, किसका है, लकड़ी का बॉल है। मान लीजिए ऊपर से आसमान से मैं दूसरा बॉल बी गिराया जो बना है स्टील का। ये वजन में मान लीजिए 2 kg है, ये वजन में मान लीजिए 4 kg है, उदाहरण के लिए। अर्थात ये ज़्यादा वजन का है, ये 2 kg मतलब कम वजन का है, और ये ज़्यादा kg का है, ठीक है, 4 kg का है। ये लकड़ी का है, ये स्टील का बना हुआ है। अब ऐसे कंडीशन में दोनों बाल को जब मैं ऊपर से छोड़ देता हूँ, ऊपर से छोड़ता हूँ नीचे धरती के लिए, ठीक है, ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ अच्छे से, और ऊपर बादल से छोड़ रहा हूँ, तो ऊपर जब छोड़ता हूँ तो क्या आप बताएंगे कि कौन सा पहले धरती पे आके गिरेगा, कौन सा पहले हमारे तल पे, इस सरफेस पे आके गिरेगा, पृथ्वी के सरफेस पे। आप बताइए, बाल ए पहले गिरेगा या बाल बी गिरेगा, या दोनों नहीं गिरा, दोनों ऊपर चला जाएगा, या दोनों एक साथ गिरेगा। आप दिमाग लगाइए, इतने दिनों से 10वीं 12वीं आप लोग पढ़े हो, लेकिन रिवीजन नहीं करते हो, सही चीज़ों को देखते नहीं, तो आप लोग भूल गए हो। याद रखना, ऐसे स्थिति में बेटा जब 2 गेंदों को गिराया जाए, भले ही वजन कुछ भी हो, वजन मायने नहीं रखता, 2 किलो 4 किलो कोई मायने नहीं रखता, तो ऐसे गेंद क्या है, एक साथ पृथ्वी पर पहुंचती है, क्योंकि पृथ्वी जो बल लगाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल, सभी वस्तु पे समान होता है। इस पे भी जी का जो वैल्यू है वो कहना चाहिए कि 9.81 लगेगा या 9.8 लगेगा, ठीक है। इस पे भी जी का गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 9.8 लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये 2 किलो का है तो इसमें जी का मान ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, ये 4 का है तो ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल ये फिनोमिना दिमाग में क्लियर करके रख लो। पृथ्वी जब भी किसी वस्तु को खींचती है अपने तरफ, तो पृथ्वी हमेशा याद रखना जी का मान समान रहता है। जो जी रहेगा, जी का मान, जी के मान में कोई भेदभाव नहीं रहता, उतनी ही गति से खींचेगी, चाहे लकड़ी का बाल हो चाहे स्टील का बाल हो, याद रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब दोनों वस्तुओं को क्या करते हैं, निर्वात में एक साथ नीचे गिराया जाता है, निर्वात में मतलब वैक्यूम की बात कर रहा है ना। तो निर्वात में आप किसी भी वस्तु को याद रखना यहाँ पे गिराएंगे, जब लकड़ी तथा स्टील की गेंद को निर्वात में एक साथ गिराया जाता है, यहाँ पे निर्वात शब्द है, मैं वहाँ पे यूज़ नहीं किया था, इसको वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे कहना चाहिए कि आपका स्पीड सबके डिफरेंस होता है, बताऊंगा। साउंड पहुंचता नहीं है, सब चीज़ बताऊंगा, प्रकाश की चाल पहुंचती है, सब बताऊंगा, ठीक है। तो जहां पर लकड़ी तथा स्टील की गेंद को निर्वात में एक साथ आप नीचे गिरा रहे हो, निर्वात में अगर गिरा रहे हो, वैक्यूम पे गिरा रहे हो, तो दोनों गेंद एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी, याद रखना, ठीक है। निर्वात में गिरा रहे हो, छोड़ रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं खिंचाते नीचे गिरते वो पृथ्वी पर पहुंचती है, क्योंकि पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है सभी वस्तु पर क्या होगा, एक समान लगता है। क्लियर कर लेना, ठीक है, दिमाग को खोल के बैठना। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, लिफ्ट का क्वेश्चन आता है, ठीक है, साइंस में लिफ्ट का क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए, ये केवल टीचरशिप नहीं बेटा, हर जगह काम आएगा, हॉस्टल दीक्षक में, आरआई में, इसलिए थोड़ा अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझो, इस फंडा को समझो। देखो लिफ्ट की कंडीशन को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है, कहाँ पे जाती है, यहाँ पे चलो एक लाइन बना दिया, लाइन एरो दिख रहा है, ऊपर जा रहा है ना कुसुम, देखो जब लिफ्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जाती है, तो लिफ्ट में जो भी इस पिंड है, जो भी आदमी है, जो पिंड है, तो पिंड का भार क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो लिफ्ट में स्थित जो भी पिंड है,
चाहे तुम बैठो मैं बैठूं या कोई सामान है तो उसका भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तुमसे पूछा जाएगा कि लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है तो उसका भार, लिफ्ट में बैठे हुए इंसान का भार क्या होगा, या कोई बॉडी अगर बैठी है, जो भी पिंड है, पिंड मतलब बॉडी, अभी व्यक्ति मान लो, किसी की का शरीर मान लो, कोई सामान मान लो, तो उसका वजन बढ़ा होगा कि घटा होगा पूछेगा तो याद रखना ये बढ़ा हुआ महसूस होता है। जब आप लिफ्ट से ऐसे चलोगे तो आपको खुद फील होगा, देखना अरे आपका वजन बढ़ा है टाइप का, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उस जगह पे कहना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप विरोध कर रहे हो उसके गुरुत्वीय त्वरण का। ठीक है, अब आगे देखिए, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है, इसके कौन से भी बताऊंगा, जब लिफ्ट क्या होता है नीचे की ओर जाती है, देखिए इसको ऐसे लगा दिया मैं, तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा लगेगा, घटा हुआ लगेगा। क्यों? क्योंकि आप सरसा जब नीचे जाते हो तो गुरुत्वाकर्षण आपको खींच रहा है, इसलिए उसका आपको अलग बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए आपको लगता है कि आपका वजन घटा हुआ है नीचे जाते हो, ऊपर जाते हो तो वजन बढ़ा हुआ ऐसे जाते हो। अब देखना एक क्वेश्चन आता है जिसमें भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये वाला देखना। जब लिफ्ट एक समान वेग से, मतलब एक सिंपल कहना चाहिए कि इक्वल वेग से, स्पीड से ऊपर या नीचे गति करती है, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, तो जो लिफ्ट में पिंड है उसके भार में कोई मतलब कहना चाहिए कि परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। एक समान वेग से जब लिफ्ट कहना चाहिए एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है, चाहे ऊपर गति करे या नीचे गति करे, तो ऐसे स्थिति में लिफ्ट में स्थित जो भी पिंड है उसके भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक समान वेग से चल रहा है ना, एक फिक्स वेग होता है। एक्चुअली लिफ्ट में कोई फिक्स वेग होता नहीं, वो धीरे से चालू होता है, फिर वहाँ ऐसे उसकी स्पीड बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा महसूस होता है। या नीचे भी धीरे से चलता है, लेकिन एक समान वेग से चालू होगा और एक समान वेग से चलेगा तो भार में परिवर्तन आपको परिवर्तित नहीं होगा। एक क्वेश्चन आता है गुरुत्वाकर्षण का डबल डेकर बस के बारे में, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चन आएगा, उसको यहाँ पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। बस तो सभी ने देखा है, ऐसे रहता है, बस के ऊपर डबल डेकर रहता है, नीचे यात्रियों के सोने के लिए अलग जगह होता है, ऊपर यात्रियों के सोने के लिए अलग जगह होता है। ये बस में आपने देखा होगा ऊपर चढ़ने का सीढ़ी भी होता है। तो डबल डेकर बस के बारे में अपन देखते हैं, चर्चा करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। जो डबल डेकर बस होता है उसमें ऊपरी हिस्से में जो यात्री हैं खड़े होने की अनुमति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई? जो ऊपरी हिस्सा है उसमें यात्री क्यों नहीं खड़ा हो सकता? क्योंकि जब बस मुड़ता है ना, ठीक है, तो जब मुड़ता है तो कहना चाहिए कि उस समय पे गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र होता है वो अनियंत्रित हो जाता है, कहना चाहिए कि कंट्रोल से कहना चाहिए अनियंत्रित हो जाता है, ऐसा फील होता है। और बस जो है पलट मत जाए, इसीलिए बोलता है कि भाई तुझे खींच देगा, गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है वो, तू खड़ा रहेगा तो तुझे खींचेगा। मान लो बस क्या कर रहा है, मुड़ रहा है, ठीक है, ये बस गया, ये बस जो है यहाँ पे आदमी यहाँ पे खड़े हैं ऊपर में, नीचे में नहीं खड़े हैं, और ये जो बस क्या करेगा, ऐसे मुड़ने की कोशिश करता है। जब वो इस दिशा में चलता है, मुड़ने की कोशिश करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करे, इसको खींचेगा। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, 1 2 3 4 5 7 लोगों को, तो सबका भार क्या पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में सबका वजन लग जाएगा, और इधर राइट हैंड साइड में वजन नहीं लगेगा, तो पूरा बोझ इधर पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो बस क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप बैठे रहो। अगर आप खड़े रहोगे तो आपका कहना चाहिए कि पूरा बॉडी का भार जो है नीचे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे पड़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण का, और आप एक ही जगह पे एक ही गति पे कहना चाहिए एक दिशा में आपका शरीर जो है त्वरण करेगा, जिस कारण से ऐसा अनियंत्रित कंडीशन आपको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन डबल डेकर बस के लिए याद रखना। वैसी स्थिति में बस पलट सकता है, सिर्फ इतना ही पूछेगा और कुछ भी नहीं है, बस पलट सकता है और कुछ भी नहीं है। अब देखना, अब अपन पहाड़ के बारे में देखते हैं ना, पहाड़ से क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में अपन देखते हैं, फिर यहाँ और मजा आएगा। पहाड़ पर चढ़ते समय यात्री सदैव आगे की ओर झुकते हैं। मान लो अपन ऐसे चढ़ते हैं तो आगे की ओर अपन झुक के चलते हैं ना, अपन को आगे चलना है। ऐसा करने से यात्री का जो गुरुत्व केंद्र है उसके पाँव के बीच में, जब वो आगे ऐसे चलता है तो उसका बॉडी ऐसे झुके रहता है, मतलब बैलेंस जो है उसका सेंटर में पड़ रहा है, समझना। तो ऐसा करते वक्त जो यात्री का गुरुत्व केंद्र है, जो जी है ना,
तो गुरुत्व जो केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, उसके पाँवों के बीच से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? दोनों पैर के बीच से, क्योंकि वो आगे ऐसे करके झुका हुआ है, तो उसके पाँवों के बीच से होकर गुजरेगा तथा उन्हें अधिक संतुलन प्राप्त होता है, क्योंकि वो सेंटर में शरीर को लगभग 2 भाग में बांट करके वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसका कहाँ पे बन रहा है? तो दोनों पाँव के बीच में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बैलेंस ऐसे झुकाव के साथ बना करके आगे चलने की कोशिश किया है। तो ये बातें बिल्कुल याद रखना बेटा। अगर ऐसा आपको पूछेगा तो ऐसे कंडीशन में जब वो पहाड़ पे चढ़ते समय यात्री क्या करेगा? सदैव आगे की ओर झुक करके अगर चलता है तो ऐसे करने पे यात्री का जो गुरुत्व केंद्र है पांवों के बीच में पड़ेगा और उन्हें अधिक ज़्यादा बैलेंसिंग फील होगा, स्थायित्व प्रदान होगा, गिरने से बचेगा। ठीक है, ये बात याद रखना, बता देना कि भाई संतुलन उसको मिलेगा। अब अपन क्या करेंगे? चंद्रमा के बारे में, क्योंकि 1/6 का कॉन्सेप्ट अभी बताया हूँ। पृथ्वी का 1/6 वहाँ पे मान होता है, तो यहाँ पे मान घटता है, बढ़ता है, लोलक का। इससे क्वेश्चन आता है कैसे? देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर आप क्या किए? पृथ्वी से आप चंद्रमा पर चले गए, ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है। आपसे पूछा जाएगा सरल जो लोलक होता है उसका आवर्तकाल घटता है या बढ़ता है। अब आप लोलक क्या होता है, कैसे होता है, उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, उसको खुद आप दिमाग रखो। अगर आ गया तो बिल्कुल आपको फंडा पता रहे कि जब पृथ्वी से चंद्रमा पर आप गए तो सरल जो लोलक है उसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान घट जाता है। और जैसे गुरुत्व त्वरण जो है उसका मान घटा, क्योंकि हमने बता दिया है 1/6 होता है मान, जी का वैल्यू वहाँ पे कितना होता है? 1/6 होता है। इसीलिए कहना चाहिए कि गुरुत्व त्वरण का मान घट जाता है, जिस कारण से सरल जो लोलक है उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। उसका आवर्तकाल मतलब स्पीड बढ़ जाता है। बस इतना देख लो, और कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी गुरुत्वाकर्षण के बारे में, उसको सुन लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं, आएंगे। कहाँ पे इसका जी का मान जो है कम होता है, कहाँ पर ज़्यादा होता है? तो ध्रुव जो है पोलर एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, लघुत्तम होता है ना। ये सब अपन को देखना है और कुछ नहीं होना है। देखिए, जी से संबंधित तथ्य आपसे साइंस का जब भी आप क्वेश्चन डील करेंगे तो आपको ये देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो उसका मान कहाँ पे घटता है, बढ़ता है, उसको लेके चलते हैं। पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर, जो पृथ्वी का तल है, पृथ्वी का तल से या तो आप नीचे जाओ या ऊपर जाओ, तब जी का मान क्या हो जाएगा? नीचे जाओगे तो भी घटेगा, ऊपर जाओगे तो भी गुरुत्वाकर्षण का मान घटेगा, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी के सेंटर में ही कहना चाहिए गुरुत्वाकर्षण है और वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन अब पृथ्वी के कहना चाहिए कि नीचे जा रहे हो, तल से नीचे जा रहे हो तो जी का मान कम होते जाता है, और ऊपर जाते हो तो भी जी का मान कम होता है। इस बात को याद रखना। दूसरा, केंद्र के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन केंद्र के बारे में पूछता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? सेंटर पर जी का मान, एकदम सेंटर पर पृथ्वी के जी का मान जो है 0 होता है, ठीक। वो ऊपर की ओर हमको खींचने के लिए लगता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अतः किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? 0 हो जाएगा। मान लो 5 किलो का आप वजन जो है पृथ्वी के सेंटर में ले गए तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है, जो उसका एक्चुअल में जो मास का है, जो मास है, द्रव्यमान की वैल्यू वो उतनी ही रहेगी। आप बाद में जब उसे ले आओगे ऊपर तो भी तब आप उसको 5 किलो का ही वजन पाएंगे। लेकिन जैसे आप एकदम पृथ्वी के सेंटर पे चले गए, पृथ्वी के केंद्र पर, तो जी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को पूछा गया, इसीलिए यहाँ पे मैं बताया हूँ कि पृथ्वी पर केंद्र का जो मान है वो क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान 0 हो जाता है, एकदम सेंटर पे। वो ऊपर में लगता है आपको खींचने के लिए और केंद्र की तरफ खींचता है वो। अतः किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाता है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, द्रव्यमान नियत रहता है, वैसे ही रहता है, ताकि बाद में आप कभी भी ऊपर लाते हो कुछ भी तो उसमें कोई आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। अब जितना स्थान वो घेर रहा है, मान लो 5 किलो का जो बाट है वो इतने स्थान घेर रहा है और इतना भार उसमें है, अब वहाँ लेके गए तो भार तो 0 हो गया, लेकिन जो द्रव्यमान है, जितना स्थान वो घेर रहे हैं उस पर्टिकुलर वेट के लिए वो इतना ही घेरेगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, बस इतना जान लो यार कि पृथ्वी के केंद्र पर जो है वस्तु का भार 0 हो जाता है, वही पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। अब क्या द्रव्यमान बदलता है? तो द्रव्यमान नहीं बदलता, ठीक।
एकदम से ज़्यादा एक एक चीज़ों को कहना चाहिए कि हम लोग डील करने का हमारे पास समय नहीं है और अच्छे से हम लोग जानेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है, महत्तम होता है ऐसा, लघुत्तम होता है, मघुत्तम होता है ऐसा करके पूछेगा आपको, ठीक है। तो याद रखना जी का मान जो है गुरुत्वाकर्षण का मान जो पोलर वाला एरिया है, देखिए ध्रुव वाला जो एरिया है पृथ्वी का जो पोलर वाला एरिया है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव इत्यादि वाले एरिया, तो यहाँ पे कहना चाहिए कि पोलर वाले एरिया में पृथ्वी के ध्रुव पर महत्तम होता है, ठीक। याद रखना पूछेगा पृथ्वी के ध्रुव पर का मान जो है लघुत्तम होता है, महत्तम होता है, जात का बराबर होता है या अस्पष्ट है, अपरिभाषित है, सब पूछेगा। अब बता देना महत्तम होता है गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ पे, तो पृथ्वी के ध्रुव पर, ठीक है। जी का मान, जी की वैल्यू जो 9.8 है ना, उसकी बात हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण का मान जो है तो वहाँ पे क्या है लघुत्तम देखने को मिलेगा, लेकिन वे कहाँ पे, तो पोलर एरिया पे, मतलब ध्रुव वाले क्षेत्र पे, पोलर जगह पे बोल रहा है महत्तम होता है। अब देखना सबसे कम कहाँ पे होता है, जी का मान जो विषुवत रेखा पे कम होता है। जब मैं भूगोल में जाऊँगा तब बात बताऊँगा आपको कि किसे ध्रुवीय रेखा कहते हैं, किसे विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। पूरा अपन तोड़ेंगे, फिर देखेंगे, फिर उसके बाद में अपन इसमें चर्चा करेंगे कि कौन जो है कर्क रेखा है, कौन विषुवत रेखा है, सब चीज़ पे अपन चर्चा करेंगे, अभी समय नहीं है। तो जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, याद आपको रखना है, दिमाग में लेके चलना है। और पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ जाती है तो जी का जो मान है क्या वो कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर पृथ्वी अपनी गति को बढ़ाती है, ठीक, पृथ्वी अपनी गति को बढ़ाती तो जी का मान क्या हो जाए, जैसे स्पीड बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाएगा। अब पृथ्वी जब धीरे 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 घूमेगा तो जी का मान बढ़ जाता है, गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ जाता है। याद रखना पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक, ये बात याद रखना है। और ये तो हो गया पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। अब अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को हम लोग कम कर दें, घटा दें, तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि अभी मैं बता चुका हूँ। अब एक सेगमेंट और इसके बारे में फैक्ट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्रुव के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, फिर विषुवत रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन चर्चा कर चुके हैं, तो एक बार और इसको चर्चा करते हैं। कोई बुराई नहीं है भाई, पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत है उसको पढ़ो। देखो, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, अगर वो अपने अक्ष में घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त, जैसे जो ध्रुव के बारे में मैं बताया हूँ कि जी का मान जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, बताया हूँ ना, तो ध्रुवों के अलावा प्रत्येक स्थान पर अगर वो अपने अक्ष के परितः, मतलब अक्ष के सापेक्ष में अगर घूमना जो है बंद कर दे, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः ऐसे जैसे घूम रहे अपने अक्ष पे, वो घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के साथ साथ प्रत्येक स्थान पर जी का मान जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। यदि वृद्धि जो है विषुवत रेखा पर, यह जो वृद्धि है, ये जो ध्रुवों के अतिरिक्त मैं बताया ना, तो बताएं यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी का मान में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। और ये जी का जो मान है, यह वृद्धि विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा होगा। कहाँ पे होगा, विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा और ध्रुवों पर सबसे कम हो जाएगा। जबकि सामान्यतः अगर देखा जाए तो ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है ना, लेकिन ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा अगर वो अपने अक्ष के परितः अगर घूमना बंद कर दे। तो ये क्वेश्चन अभी तक एक आध बार रेलवे में आया था, वैसे बाकी पीएससी वेपन तो नहीं पूछा है। बाकी जान लो, अगर पृथ्वी अपने अक्ष के कहना चाहिए परितः घूमना बंद कर दे तो वैसे कंडीशन में जो ध्रुव के अतिरिक्त, ध्रुव में तो कहना चाहिए होगा ही होगा, ध्रुव के अलावा प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। मतलब ध्रुव को छोड़ के, ध्रुव के अतिरिक्त उस जगह पे जी के मान में वृद्धि हो जाएगी, जी जो है बढ़ जाएगा। ये वृद्धि जो है विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा होगा और ध्रुव पर सबसे कम जो है आपको सबसे कम शून्य हो जाएगा, सबसे कम धीरे धीरे शून्य हो जाएगा। तो ध्रुव पर सबसे कम शून्य हो जाएगा, है ना। तो ये वही स्थिति है। लेकिन ये कब होगा, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जो वो घूम रही है, पृथ्वी अपने सापेक्ष जैसा घूम रही है अपने अक्ष पे, अगर अपने अक्ष में घूमना बंद कर दे तब, ठीक है। इस बात को आपको इतना तक ही देखना है और जी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक।
अब मैं आपको अगली क्लास में तरंग के बारे में बताऊंगा, तरंग क्या होता है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान कहना चाहिए संचरण करता है, ये सब चीज़ बताऊंगा। तरंग 2 प्रकार का होता है, यांत्रिक और विद्युत। फिर उसके बाद में यांत्रिक में भी अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, ये सब चीज़ आता है। अब विद्युत में फिर वही सब चीज़ बताऊंगा, अल्फ़ा बीटा सब ये सब आता है। तो अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, तरंग की क्लास देखेंगे। किसकी देखेंगे, तरंगों की क्लास देखेंगे, है ना, और उसमें चर्चा करेंगे। तो अभी जितना बताया हूँ उसको ना केवल टीचरशिप, ना केवल पीएससी, ना केवल व्यापम, रेलवे, एनटीपीसी सब में काम आएगा, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, खास करके गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से ही सारा चीज़ सिस्टम जो है हमको समझ आया है। तो ध्यान रखिएगा, फिर अच्छे से पढ़िएगा, रिविज़न करते रहिएगा।